नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना एडवोकेट स्वरणदीप सिंह। आप सबका स्वागत है हमारे अपने चैनल लीगल हेल्प पे। कानून है तो ज़िंदगी है। चलिए समय ना वेस्ट करते हुए हम आज का शुरू करते हैं वीडियो। आज का वीडियो एक क्राइम स्टोरी है। अगेन ये क्राइम स्टोरी मेरा ही एक केस है। केस का नाम मैं थोड़ा डिस्क्लोज नहीं करूँगा, तो उसको बताते हुए मैं केस लो बोलूँगा। एक केस में एनडीपीएस का केस है। इसमें दो व्यक्ति थे जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे। ऑटो रिक्शा ड्राइवर एक नाइजीरियन उन्हें फिक्स कर लेता है, तुम मेरे पास आना जब मैं इंडिया आऊं। अब वो उन्हें चंदर बिहार के इलाके में कहीं बुला लेता है। ऐसा कुछ सालों तक चलता रहता है। वो नाइजीरियन अपने कंसाइनमेंट्स उस ऑटो में रखता था, जो डिलीवर करने हैं, जो डिलीवरी लेनी है वो भी उसमें रखता था। अब अक्सर ये लोग कहते हैं कि हमें डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हम नाइजीरियंस हैं, हम गरीब कंट्री से इस कंट्री में आ रहे हैं, हम अपनी रोटी कमाने आ रहे हैं। ठीक है, आओ यार, मना थोड़ी ना है। मगर आप हमारे समाज को, हमारे यंगस्टर्स को, हमारे बच्चों को नशे की लत लगा के अपने घर को पाल भी रहे हो, तो ये कोई पुण्य का काम तो नहीं। अब वो बेचारे गरीब ऑटो रिक्शा ड्राइवर, उनको मालूम ही नहीं। अगर मान भी लिया जाए मालूम भी है, तो उनको इस बात का ज्ञान ही नहीं कि वो कितना बड़ा जुर्म कर रहे हैं। उनके हिसाब से कुछ गैर कानूनी दवाइयाँ, पदार्थ ये स्मगल किए जा रहे हैं। वो उन गैर कानूनी पदार्थों को शराब से कंपेयर कर रहे हैं। जैसे कि शराब किसी स्टेट में पीना अलाउड है, किसी में नहीं, किसी में किस उम्र में अलाउड है, किसी में किस उम्र में। वो इस हिसाब से इसे सोच रहे थे कि ये गैर कानूनी नहीं है, कुछ रिस्ट्रिक्शन है, वो ठीक है। मगर वो नाइजीरियन इनको रोज के 1,000 रुपये देता था, सिर्फ 1 घंटे के, एक छोटी सी जगह पे डिलीवरी करके आने के और जाने के। और वो नाइजीरियन भी कई बार उनके साथ वो डिलीवरी करने जाता था। अब कोई सीक्रेट इन्फॉर्मर एनसीबी को इस पूरे कांड की इंफॉर्मेशन देता है कि भैया यहाँ पे ये स्मगलिंग चल रही है ड्रग्स की। अब क्या होता है, एनसीबी घात लगाती है और वो नाइजीरियन उस दिन उन ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स पे नहीं बैठा होता। अब वो ऑटो में तो है नहीं, ऑटो रिक्शा ड्राइवर उसके कंसाइनमेंट को डिलीवर करने उसके बताए एड्रेस पे जाते हैं। अब वो बेचारे गरीब लोअर मिडिल क्लास ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो बिहार यूपी के किसी गांव से दिल्ली में अपनी रोटी रोजी कमाने आए थे। अब क्या होता है कि पुलिस उनको तो धर दबोचती है। अब पुलिस को भी मालूम है कि ये ऑटो रिक्शा ड्राइवर रियल जो मुजरिम नहीं है या रियल स्मगलर नहीं है। अब क्या होता है कि पुलिस उन्हें पकड़ तो लेती है, अब उनसे पूछती है किसने तुम्हें ये पदार्थ दिया। वो बताते हैं जाके कि ये पदार्थ मुझे इस ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने दिया। अब वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर कहता है कि ये पदार्थ जो मैंने इन्हें दिया ही नहीं, आप मेरे को कैसे बीच में डाल रहे हो। अब पुलिस के पास भी मजबूरी थी, मगर पुलिस के पास पुख्ता सबूत थे, तो पुलिस ने उसके घर की तलाशी भी ली। वो जो नाइजीरियन है वो पकड़ा जाता है। अब जब वो नाइजीरियन पकड़ा जाता है तो कुछ समय बाद चार्जशीट आती है और वो अपनी इंटरिम बेल लगाता है और उसे किस्मत से इंटरिम बेल मिल जाती है। मेडिकल ग्राउंड पे उसकी बीवी जो प्रेग्नेंट थी, उस ग्राउंड पे उसे इंटरिम बेल मिल जाती है। हमारे देश का कानून कुछ ऐसा ही है दोस्तों। फिर वो जैसे इंटरिम पे आता है वो भाग जाता है वहाँ से, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो जाता है, वो पीओ हो जाता है और वो दिल्ली को छोड़ के, चंदर इलाके को छोड़ के कहीं और चला जाता है, अपना जाली पासपोर्ट बनाता है और अपना
नए सिरे से वो कारोबार शुरू करता है। फिर से वो सेम स्टोरी, वो कोई ऑटो रिक्शा ड्राइवर को हायर करता है, बुलाता है और उसे कंसाइनमेंट सप्लाई कराता है, मगर इस बार जगह थी मुंबई। वो मुंबई में किसी जेल में बंद हो जाता है। मुंबई से शिफ्ट होके पूना में वो चला जाता है। अब वो फिलहाल पूना जेल में बंद है, मगर वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर अभी भी सलाखों के पीछे है, क्योंकि ऑटो रिक्शा ड्राइवर से बरामदगी हुई ड्रग्स की। अब ऑटो रिक्शा ड्राइवर की बेल लगाई जाती है। बेल पे ये साफ मना कर दिया जाता है कि ये जो हैं ड्रग स्मगलिंग का काम करते थे, इसीलिए इनको बेल नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट से उनकी बेल किसी ना किसी तरीके कराई जाती है। ऑटो रिक्शा ड्राइवर बाहर आते हैं। अब कहानी चालू होती है दर्द की। अब वो जैसे बाहर आते हैं, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, एक की बीवी मर जाती है, एक का बाप मर जाता है। ये दोनों अपने परिवार के लिए ही पैसा कमा रहे थे। अब ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो थे उनका कोई आगे पीछे था नहीं। अब जेल से तो हर कोई जो बाहर आता है वो एक तरह की जुर्म की पूरी क्लासें लेके आता है। अब सारा काम करने में सब कुछ क्रियाक्रम वगैरह, ये सारे जो रिचुअल्स हैं या सैक्रामेंट्स हैं, जो पूरे करने में मरने के बाद उनके काफ़ी पैसे खर्च हो जाते हैं। अब पीछे उनकी एक की तो बूढ़ी माँ बचती है और एक के बच्चे बचते हैं। अब उनके लिए एक दाना भी नहीं बचता। अक्सर हिंदुस्तान में ना ये आम कहावत है कि इंसान जो है ना मकान खरीदता है, उसकी किस्तें भरता रह जाता है और औलाद उसकी विदेश चली जाती है, और अगर किसी की औलाद यहीं पे है तो वो किसी बुरे कार्यों में फंस जाती है। मतलब आपका जो सारा पैसा शादी में और मकान में निकल जाता है, आप उस पैसे से सुख नहीं ले पाते, क्योंकि वो पैसा कमाने में आपने पूरा ध्यान दे दिया, औलाद पे दिया नहीं। औलाद बाहर निकल गई, वो भी वही सीखी पैसा कमाना। चलिए कोई बात नहीं है, अब बन चुका है चलन, तो इसी तरह से हर कोई चल रहा है। तो अब वो क्या करते हैं, नया जुर्म करते हैं। वो दोनों जेल से ट्रेनिंग लेके आते हैं। मेरे दोस्तों, आपको शायद मालूम नहीं होगा, नकली नोट आज भी हिंदुस्तान में आते हैं, और पाकिस्तान और कोई चीज़ में तो अव्वल हुआ नहीं, मगर वो नकली नोट बनाने के जो ये ट्रांसग्रेशंस हैं, ऑफेंस हैं, इनमें वो अव्वल है। पाकिस्तान के नकली नोट की कीमत 250 रुपये होती है मार्केट में, और वो इजीली मिल जाता है कलकत्ता से। कलकत्ता का एड्रेस मुझे मालूम नहीं, मगर कलकत्ता में ही ये बैन है। नकली नोट की सजा बहुत गंभीर है, गंभीर अपराध है कलकत्ता में। और जहाँ पे जो चीज़ बैन होती है वहीं पे वो चीज़ मैन्युफैक्चर भी होती है। दोस्तों, ये काली सच्चाई है हमारे देश की। कानून जितना भी सख्त हो, मगर अगर हम लोग उस कानून को ना माने तो उस कानून की सख्ती हम लोगों के खिलाफ ही जाती है। अब वो वहाँ से नकली नोट पाकिस्तान के बनाए हुए यहाँ पे लेके आते हैं 2-2 लाख रुपए के, जिसमें अगर वो 1 लाख के बेच देते हैं वो नोट, उसमें से उन्हें 20-20 हज़ार रुपये बचेंगे। महज वो 20-20 हज़ार रुपये कमाने के लिए कलकत्ता से वो 2-2 लाख के नोट उठा के सप्लाई करने दिल्ली आते हैं। कलकत्ता एयरपोर्ट पे वो पकड़े जाते हैं। दिल्ली में फिर भी उन्हें लाया जाता है ताकि वो चेन को सोल्व कर सके, कहाँ पे वो देते हैं। मगर किसी ने उधर मुखबरी कर दी हो गई तो दिल्ली से वो बंदा लेने ही नहीं आया नोट। तो फिलहाल फिर से वो दोनों जेल में बंद हैं कलकत्ता की, और इस बार उनके पास ना कोई साधन था, ना कोई परिवार था, और उन्होंने गिल्टी प्लीड कर ली। अब उनको 5 साल की कन्विक्शन हो चुकी है। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में क्राइम इसी तरह से उलझा पड़ा है। एक हमारी गरीबी, दूसरी हमारी सरकार, तीसरा ये क्राइम। हमें
समझ में ही नहीं आता कब क्राइम हमने कर दिया इतनी मजबूरियों में कि हम उस दलदल में चले जाते हैं, घुसते चले जाते हैं। आज की कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपका कोई भी ओपिनियन है, कोई भी किसी भी तरह की राय है, आप वो हमें दे सकते हैं वाया कमेंट। आप कमेंट करें हमें, हम उस कमेंट का ज़रूर पालन करेंगे। अगर कोई सजेशन है तो हम उसमें पालन करेंगे। अगर कोई आप वीडियो का टॉपिक सजेस्ट करते हैं तो हम वो टॉपिक को बनाने की कोशिश करेंगे। अब आप सबसे विदा लेते हुए मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, गुड नाइट करता हूं, बाय बाय करता हूं। और आप सब हमारा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबके सपोर्ट से मुझे ताकत मिलती है और नई वीडियो बनाने का एक जोश आता है। धन्यवाद।